एवरीवन, न्यू डे की न्यू एनर्जी के साथ आप सबका क्लास में वेलकम है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं एंड फुल माइंडसेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टैट नॉन मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 का नवंबर का हमने डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपके सामने इसका पेपर लेके आई हूँ, जून वाला। देखिए, साइकोलॉजी है, ये कॉमन ही रहती है बहुत सारे एग्जाम में, तो आपके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी जिस एक सब्जेक्ट में नहीं आती, साइकोलॉजी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड होती है, जो कि आपको फायदा ही देगी। तो यानी 30 क्वेश्चन हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखने अलर्ट रहना है, आपने क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं कि किसके अंदर क्या चीज आती है। So which of the following is not a function of education psychology? देखो, पहले साइकोलॉजी को अलग अलग कैटेगरी में रखा। किसी ने बोला कि ये सोल के ऊपर है, किसने बोला ये मतलब मेंटल लेवल के ऊपर है, फिर ये बाद में बिहेवियरिज्म के ऊपर आ गई, एजुकेशन के ऊपर आ गई, फिर इसके अलग अलग ब्रांचेस बन गई। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर है थॉर्नडाइक। उन्होंने क्या बोला था कि एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है। ध्यान से हर चीज को समझिएगा। ये आपके और एग्जाम टैट है, सीटेट है, टीजीटी है, एनवीएस है, केवीएस है, सब में कॉमन ही चीजें आती हैं। तो जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। सो देखो, चीजों को समझना पड़ेगा। टू एनालाइज राइट आंसर, टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसके बाद देखो कि एजुकेशन साइकोलॉजी इससे क्यों ही रिलेटेड है। आपको लगता है, हमें लगेगा कि टेकिंग टू मच टाइम, बट नो, ये हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, ना कि टाइम वेस्ट करता है। इससे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, मेंटल एज एंड क्रॉनिकल एज। अब इसके लिए आपको आईक्यू का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको बताया क्या फॉर्मूला होता है, मेंटल एज क्रॉनिकल एज इंटू 100। दोनों 8 दिया है, इंटू 100 कट जाएगा, तो हमारा आईक्यू आ गया 100। तो 100 आईक्यू किस में आता है, अबव एवरेज, एवरेज या बिलो एवरेज। तो ये आ जाता है आपको। देखो, फॉर्मूला भी डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है कि बताइए कौन सा फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो इसमें आ गया राइट आंसर ऑफ एवरेज लेवल। अच्छा, जो आईक्यू का किसने कंसेप्ट दिया था, किसने बोला था, क्या नहीं बोला था, इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट फेमस जो चलता है हमारा, वो चलता है आपका, कौन सा चलता है सबसे फेमस, टर्म 1 का। ठीक है, सो आईक्यू के बारे में बात किसने की थी, टर्म आईक्यू। और आईक्यू का सबसे पहले बिनेट ने बात की थी, फिर स्टर्न ने इसके बारे में बोला था। ठीक है, कि आईक्यू क्या होता है, आईक्यू वर्ड का नाम दिया था, फिर टर्मन आए जिन्होंने पूरा टेबल दिया। ठीक है, ऐसे चीजों को याद रखना है। जब भी कोई क्वेश्चन करना है, इसी तरीके से पढ़ना है। देखना, 5-6 पेपर करोगे तो ही आपकी कमांड बनने लग जाएगी कि अच्छा ये आंसर आता है तो ये क्यों है, किस बेसिस पे है, इसके और ऑप्शन क्यों नहीं है, और ऑप्शन किस चीज को इंडिकेट करते हैं, और वो आपके मेन तो ऑब्जर्वेशन। असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ए और लर्निंग, सभी के लिए क्या मतलब, लर्निंग के लिए देखो, हम लर्निंग क्यों करते हैं, पर्पस से करते हैं। तो टॉलमैन थे एक, उन्होंने बोला था कि लर्निंग हम मतलब के लिए करते हैं। स्टिमुलस स्टिमुलस, एक लालच, दूसरे पढ़ रहे हैं क्योंकि अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए क्योंकि जॉब करनी है, जॉब करनी है क्योंकि पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सेटल लाइफ होगी। तो हम एक चीज के लिए दूसरी चीज से मोटिवेट होते हैं, तो इसमें आ जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, देखो वैसे तो लर्निंग पे अफेक्ट तो सारी चीजें करेंगे, इमोशन भी, इमिटेशन भी, स्ट्रेस भी। स्ट्रेस से और इमोशन से, दोनों से एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। दिस नॉट ए एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब हम चीजों को मल्टीपल वे में सोचते हैं, वो आ जाती है हमारी क्रिएटिविटी। तो इसमें फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, ये सभी ही क्रिएटिविटी का पार्ट है, पर मेमोरी नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए। देखो, मेमोरी से क्वेश्चन एक और आ गया,
पिछले 2023 वाले पेपर में देखा होगा अपने 4 क्वेश्चन मेमोरी से ही रिलेटेड थे। नेक्स्ट, कॉज ऑफ रिलेशनशिप थ्रू विच, मतलब कॉज इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप किस में स्टडी किया जाता है। तो इसलिए मैं आज आपको सारे ही मेथड, मैंने बोला था मैं पढ़ाऊंगी तो मैं यही क्वेश्चन में लेके आ गई हूँ। ऑब्जर्वेशन मेथड, देखो हमें लगता है ना कि हम पढ़ते रहेंगे पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर लेंगे, कोई भी चीज क्रैक कर, नहीं, हमारा माइंड सबसे ज्यादा काम करता है। हमें माइंड को एक्टिव बनाना पड़ता है, और माइंड को एक्टिव करने के लिए हमारी छोटी चीज, छोटी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम क्या करते हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, उसी से हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ता है। ठीक है, हमेशा किताबें लेके बैठना इंटेलिजेंस नहीं होता, हमेशा पढ़ते रहना वो नहीं होता। बट आपको देखो लाइफ है, एंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है और चीजें भी करनी है। तो आपको ऑब्जर्व करना है चीजों को, कब आप क्या चीज कर सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन मैथड विच रिसर्च ऑब्जर्व रिकॉर्ड बिहेवियर इवेंट विदाउट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग, अलग अलग मैथड से। फिर दूसरा आता है क्लिनिकल मैथड। देखो ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हो बाहर से क्या कर रहा है इंसान, क्लिनिकल मेथड में आप डीप अंडरस्टैंड करते हो। वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा आप पे करनी है या नहीं, पर क्लिनिकल मेथड तो स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। इसे हम केस स्टडी, अच्छा ये बच्चा ऐसे एक्ट कर रहा है, आप सोचो कभी मूड खराब होता है ना, कभी सोचे क्यों हो रहा है, अच्छा इसने ऐसा बोल दिया, तो क्यों बोला होगा ऐसे, क्या पता इसका मूड खराब हो, या अगर वो ऐसा ही है तो सोचो छोड़ पड़े, ये ऐसा ही नेचर का है, तो ये भी हो सकता है। देखो एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन कंडक्टिंग सिस्टमैटिक वे से, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करना, ये कैसे चीज होती है, कंट्रोल कंडीशन में किसी चीज को मॉडिफाई करना, cause and effect of relationship between variable. Experiment psychology utilize the various research methods including laboratory experience, survey, observation, investigate, perception, memory, learning, motivation, social behavior, इन सब पे फोकस पैवलॉव ने ये दिया था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आना चाहता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कॉज इफेक्ट ऑफ ए रिलेशनशिप, कॉज के बारे में बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे कि मोस्ट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मेथड स्टडीइंग द मैन रिस्पॉन्सिबल, डब्ल्यू वेस्ट के मुताबिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस व्हाट अंडरस्टैंड केयरफुली कंट्रोल कंडीशन। फिर कुछ मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, इनको देख लेना, जैसे कि जॉन्स ने बोला था इट इज ए टेस्टिंग हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट है, वर्ड ही है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग अलग बेसिस पे, आप किसी पे भी कर सकते हो, खुद पे करो इंप्रूवमेंट, ऑब्जर्व करो एक दिन में पूरी दिन की चीजें, क्या किया पहले, क्या किया फिर क्या किया, क्या बनाया था सुबह खाने में, कितना टाइम लगा आपको खाना बनाने में, क्या किया फिर उसके बाद क्या बोला, क्या नहीं हुआ, किस चीज का बुरा लगा, क्यों लगा, क्या वह सही था या मैंने ही ज्यादा रिएक्ट कर दिया। जब आप ऑब्जर्व करने लगोगे ऑटोमेटिकली हमारी लर्निंग भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, वैसे हम हमेशा, जो हमारी सबसे गंदी आदत होती है, हम ना औरों का दोष निकालते रहते हैं, अपना नहीं देखते। जब अपना देखने लग जाएंगे ना उस दिन इंप्रूवमेंट हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनयूजुअल रिपीटेटिव बिहेवियर एंड और टेंडेंसी। अनयूजुअल मतलब पता ही नहीं बच्चे को क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, किस चीज का है, ये ऑटिज्म का है, ADTH। which when a conscious mind of a person is focusing on some object activity, क्या है हमारा कॉन्शियस माइंड, जैसे कि अभी मैं एक्टिव हूँ, मैं बोल रही हूँ, बेशक आप लोगों का ध्यान हो सकता है कहीं और, पर मेरा नहीं हो सकता, मेरा फोकस पूरा क्वेश्चन पे है। तो व्हेन फोकसिंग माइंड ऑफ ए पर्सन इज फोकस ऑन सम ऑब्जेक्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, कि जब हम फोकस्ड हैं पूरे, उसे हम क्या बोलते हैं, अटेंशन, राइट, फोकस्ड है ना पूरे। रीजनिंग क्या होता है, जब हम उसको सोचते हैं, इमेजिनेशन हम उसको अलग अलग तरीके से, मतलब कुछ अपनी इमेज बना रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, अलग अलग वे में सोचना। याद रखिएगा किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना, क्या नहीं करना, ये एक दिन की गेम नहीं होती, ये होता है हम डेली से डेली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज क्रैक करना, किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना एक दिन का काम नहीं है ये,
कि डेली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। अच्छा, आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, इंग्लिश पढ़ रहे हो, अच्छा आपको ये चीज इंप्रूव करनी है, तो वो चीज अपने अंदर ला रहे हो धीरे धीरे, ताकि जिस दिन आपको वो चीज करने को बोला जाए तो आप बेस्ट कर सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर ही दिया आपने। इन्फ्लुएंस कौन सा नहीं करता? सोशल भी करता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का क्या फर्क है? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? क्वांटिटेटिव? नो। कंप्लीटेड बाय मैच्योरिटी? नो। ह्यूमन डेवलपमेंट तो लाइफ लॉन्ग चलती है। पॉसिबल विदाउट ग्रोथ? नो। ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट कैसे है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कंटिन्यू होता ही रहता है। अच्छा, किसने बोला था कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट? एनी आइडिया? वर्डमेयर, वुडवर्थ, विलियम वुडन, जेम्स वॉटसन। राइट, किसने बोला था? वुडवर्थ ने। याद रखिएगा। देखो जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, उतनी हमारी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्योंकि हम देखते हैं अच्छा ये चीज है तो ये चीज नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन, जब रीजन तो आंसर अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, हु कंक्लूडेड दैट लैंग्वेज एंड सोशियो कल्चर एनवायरमेंट प्ले ए, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। बोलते हैं ना, जैसा आपको बनना है वैसे सोसाइटी में रहना स्टार्ट करो। अब चाहते हैं अगले 6 महीने में आप ऐसे बनो, ठीक है, टारगेट रख लो, तो डेली बेसिस पे हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इम्प्रूव करने के लिए हमें अपना कंफर्ट सोच तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइम पे टाइम ये काम है वो काम है, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप चाहते हो तभी बन पाओगे। सो मेन इसके बारे में बात की थी, किसने बात की थी? वाइगॉस्की। ब्रूनर ने कॉग्निटिव पे बात की थी, एरिक रिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की थी, कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की बात की थी। आगे क्वेश्चन आएगा, देखो, विच ऑफ द एस आर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट, बाकी सारे रेनफोर्समेंट, मतलब आपको बोलूँ मैं शाबाश वाओ कितना अच्छा आंसर दिया, सही है, ये है वो है, तो जब मैं ऐसा बोल रही हूँ तो वो किसके अंदर आता है? ये पैवलॉव क्लासिकल कंडीशन के है, क्योंकि पैवलॉव ने रेनफोर्समेंट की बात नहीं है, हल ने भी बोला कि आप काम कर रहे हो क्योंकि इस वजह से, स्किनर ने तो बोला ही इसके बारे में, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी ट्रायल कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो पैवलॉव क्लासिक, पैवलॉव से ना क्वेश्चन हमेशा अलग अलग से आते हैं, वो ध्यान में रखना है, बड़े टिपिकल से आ जाते हैं कई बारी। नेक्स्ट, कोहेन ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? आपकी अंडरस्टैंडिंग, कितना आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। देखो अभी आपसे कौन पूछ रहा है कि आपके 10th में कितने नंबर थे, +2 में कितने नंबर थे, ग्रेजुएशन में कितने, बस हाँ जब सर्टिफिकेट लगेंगे तब पूछा जाएगा। बट अगर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर हैं, आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप देखो मेन प्राइवेट स्कूल में कहीं पे भी आप अच्छी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहां पे क्या होगा कि वो देखेंगे आप किस वे से सोच रहे हो, वो नहीं देखेंगे अच्छा नंबर नहीं आए कोई बात नहीं, अच्छा आपको क्वेश्चन का ये आंसर नहीं आता, वो थोड़ी देखेंगे अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर जज करना, नहीं, वो चेक करते हैं कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो चीजों को, वो है मेन इंटेलिजेंस, क्योंकि जो चीजों को अच्छे से हैंडल कर रहा है वही आगे ग्रो करता है। सो नाउ क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? बी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। सो कोहल ब्लॉक में इन्होंने 17 डिजाइन फ्रॉम ओरिजिनल एंड 70 डिजाइन फ्रॉम कोहल टेस्ट से लिए थे, जिसमें वैरायटी ऑफ डिजाइन हमने शो किया था। फिर आता है हमारे पास, देखो अलग अलग टेस्ट है, पर्सनैलिटी फैक्टर, बेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, अचीवमेंट के लिए कॉमेंट टेस्ट, अचीवमेंट, ये नई नई चीजें ऐड ऑन की है, देख लेना। एटीट्यूड के लिए लिकर्ट स्केल, थर्स्टन स्केल, एप्टीट्यूड के लिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट, विजुअल रीजनिंग टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए अलग टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस के लिए, न्यूरोपैथिक के लिए अलग, प्रोजेक्टिव टेस्ट, ये याद रखना सारे। ये नई चीज मैंने यहाँ पे ऑर्डर की है जो मैंने टॉपिक्स में भी नहीं पढ़ाई है। देखो जो भी मेरे को नई चीजें मिलती हैं मैं ऐड ऑन करती हूँ, तो वो देख लेना। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, देखो कोहलबर्ग ने क्या बोला था मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, तो कितनी स्टेजेस के बारे में उन्होंने दिया था, बोला था, उन्होंने लेवल बोले थे और स्टेजेस बोली थी। तो पूछा जाता है कितने स्टेजेस हैं, कितने लेवल्स हैं, कौन से स्टेज में क्या है, तो याद रखिएगा
लेवल 3 है, स्टेजेस 6 है। देखेंगे, ये है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। इससे पूछा जाता है किसमें मॉरलिटी पे फोकस कर रहा है, किसमें वो बोल रहे हैं जिसने मेरे साथ जैसा किया मैं भी उसको, वो किसमें आता है, पनिशमेंट से डरता है, किसमें आता है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं इसमें। नेक्स्ट, पियाजे तो ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता इनसे क्वेश्चन ना आए, कभी हो ही नहीं सकता, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, आएगा ही आएगा। एक्वायर वोकैबुलरी, तो इसमें आ जाएगा वोकैबुलरी किस एज में सीखता है बच्चा, तो वोकैबुलरी वो प्री ऑपरेशनल, सेंसरी में अभी तो सेंसरी बेसिस पे है ना, उसके बाद जैसे बोलना स्टार्ट करेगा वो चीजें सीख जाएगा। फिर प्री ऑपरेशनल, पहले तो ना मैं इसमें कंफ्यूजन हो जाता था कि ऑपरेशनल है और एक कन्वेंशनल, कि ऑपरेशनल पियाजे ने क्या बोला है, ऑपरेशनल या कन्वेंशनल। तो याद रखिएगा कन्वेंशनल के बारे में मेरे को पता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने पेपर दिया था, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रही थी, तो मुझे किन पॉइंट्स पे डाउट आए थे जिसमें मैं भूल गई थी, क्योंकि पेपर में कन्वेंशनल या ऑपरेशनल इन चीजों को भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा कन्वेंशनल कोहल वर्क, क्योंकि ऑप्शन आता है प्री कन्वेंशनल या ऑपरेशनल करके, तो वहां पे जब चारों ऑप्शन सेम सेम से दिखेंगे, कन्वेंशन ऑपरेशन में फर्क होगा, तब कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना कोहलबर्ग का कन्वेंशनल और प्याजे का ऑपरेशनल। कंक्रीट में थोड़ा डेवलप हुआ, हाइपोथेटिक डिडक्शन डेवलप हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है फॉर्मल में। ठीक है, ये देखो थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल, मतलब इसमें ज्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, हु, अब इसका आंसर आपने करना है, हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए एक्टिविटी ऑफ ए इंडिविजुअल इन द रिलेशनशिप ऑफ ए एनवायरमेंट, किसका होगा। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, जिसने वो क्वेश्चन ठीक किया है उसका ये भी सही होगा, वुडवर्ड, राइट। स्किनर, देखो स्किनर वर्ड आएगा ही आएगा, वॉटसन बिहेवियरिज्म के फादर हैं। अब ये वर्ड नया है, तो जब भी क्वेश्चन करवाती हूँ तो नोटबुक लेके बैठिएगा, क्योंकि हर पेपर में हर उस जगह पे नए कोई साइंटिस्ट आ जाते हैं। बेशक उससे ऑप्शन नहीं होगा, बट अगर नाम आ गया है तो हो सकता है इन फ्यूचर उसके बारे में पूछा जा सके, मतलब ये चांसेस रहते हैं। तो आपका आ जाएगा कोलेंसिक, तो ये थे, इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बोला था। इन्होंने बोला था कि फाइंडिंग द थ्योरी ऑफ ए साइकोलॉजी, एजुकेशन फील्ड में हम कैसे इसे इम्प्लीमेंट करें, इस चीज पे इन्होंने फोकस किया था। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन क्या है, मतलब इन्होंने मेन एप्लीकेशन के बारे में बात की थी, किसकी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की, एजुकेशन में इम्प्लीकेशन कैसी है वो चीज। अब नेक्स्ट, अब ये भी पॉइंट आपने ही आंसर करने हैं, मतलब इसके और ऑप्शंस भी पूछूंगी, मतलब ओवरऑल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट हम कवर कर लेंगे। कंसेप्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, सो प्राइमरी एबिलिटी के बारे में किसने बोला था, थर्नस्टन ने बोला था। चलो ये बता दिया। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया था। अच्छा, गुल्फर्ड ने क्या दिया था, 8 टाइप की इंटेलिजेंस या 180 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला था इनमें। हाँ, गुल्फर्ड ने 3D स्ट्रक्चर दिया था और गार्डनर ने दिया था 8 टाइप की। ठीक है, मैं बड़ा जी वर्ड से, मतलब इंटेलिजेंस वाले कंसेप्ट में ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है इन साइंटिस्ट के में, पता नहीं कौन से कहाँ जाते हैं। तो याद रखना है 180 टाइम स्ट्रक्चर ऑफ ए माइंड, फ्रेम ऑफ ए माइंड गुल्फर्ड ने दिया है। बाकी 8 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में गार्डनर ने बोला है, सॉरी फ्रेम ऑफ माइंड गार्डनर की है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी। वर्नॉन की बात करें, इन्होंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी, नया वर्ड है ये भी नोट डाउन कर लेना, शायद करवाया भी है। तो याद रखिएगा वर्नॉन, ग्रुप फैक्टर लिखा तो था मैंने, ठीक है वहां पे होगा नोट्स में देखोगे आप, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इन्होंने हेराइकी दिया कि स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। तो फर्स्ट इन्होंने प्रेफरेंस दी थी जो स्पीयरमैन का जनरल फैक्टर था उस पे। देखो बीनेट ने सिर्फ एक एबिलिटी के बारे में कि जनरल फैक्टर है सब कुछ हो गया, बट ऐसा नहीं है, चेंजेस आते हैं, तो उसके बेसिस पे ये वेरिएशन करता है।
नेक्स्ट डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब रिटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी राइटिंग डिसऑर्डर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लेवल ऑफ ए माइंड. माइंड का लेवल नहीं है, कॉन्शियस भी है, अनकॉन्शियस भी है, प्री कॉन्शियस नहीं, सुपर कॉन्शियस नहीं है. ठीक है, तो ये ऑप्शन सीधी सी बात है. देखो इसमें मतलब फ्रियन, प्याजे, कोहलबर्ग, स्किनर, पैवलोव, ये टॉपिक तो ऐसे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता इनसे क्वेश्चन ना आए, मतलब हो ही नहीं सकता, रीजनिंग बेस्ड या कैसे भी है, पर आएगा जरूर. नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम फोकस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए मोटिवेटेड बिहेवियर. मोटिवेट होते हो क्यों? क्योंकि आपको गोल चाहिए होता है. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ डिराइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी? कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है डिराइव रिडक्शन थ्योरी, राइट, हल ने दी थी. ठीक है, रीइंफोर्समेंट के बारे में पता है, ऑब्जेक्ट आपको पता है, रिस्पॉन्स आपको पता है, और हल्के ना सीक्वेंस याद रख लेना क्या क्या है, नीड, ड्राइव, फिर क्या ऑब्टेन होता है. नेक्स्ट देखो इसमें बोला है इन सम केस, याद रखिएगा चाहे आप पेपर में ना क्वेश्चन पढ़ने को थोड़ा सा रेस्ट देके पढ़ो, बट सही करना, क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन ना मीन रेस्ट देने पड़ते हैं, पर स्पीड में भी पढ़ने पड़ेंगे. और साइकोलॉजी का पेपर कभी भी फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट ना करो. देखो अगर आप हैं टैट और टीजीटी लेवल के तो आप बायो, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी पढ़ो. ठीक है, और अगर आप सीटेट का पेपर करें, सीटेट में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आप हिंदी इंग्लिश के पैराग्राफ भी छोड़ दो, पैराग्राफ के अलावा जो 15 क्वेश्चन होते हैं एक्स्ट्रा उन पे फोकस करो. ठीक है, तो आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, मतलब पहले आप साइकोलॉजी पे जाओगे तो लंबे क्वेश्चन होते हैं और वो हमारा टाइम वेस्ट कर देगा और फिर स्ट्रेस हो जाएगा, यार टाइम तो इतना लग गया. तो ये चीज करनी है, क्योंकि जब तक माइंड सेट बैठने लगता है ना तब तक आप थोड़ा सा कर चुके हो तो तसल्ली हो जाएगी. पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ से 15 नंबर से अगले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, दोनों के. फिर उसके बाद आप साइंस का पकड़ो, साइंस का भी पेडालॉजी सेक्शन नहीं, पहले आप अपने कंसेप्ट करो, मैथ का भी वही करो, फिर साइकोलॉजी को पकड़ो, फिर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो. ठीक है, सो जो मेरी स्ट्रैटेजी है, बाकी आपको जो बेस्ट रहेगा. चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी कंपेयर टू पेरेंट. अब देखो क्यों है, क्योंकि उसमें वेरिएशन तो है पर रिग्रेशन है, मतलब उसमें कम लेवल आ जाता है उसका, इस वजह से. नेक्स्ट, स्टूडेंट ऑलवेज गेट टॉफीज आफ्टर राइटिंग इट. देखो स्किनर का क्वेश्चन फिर आ गया, तो याद रखिएगा फिक्स इंटरवल रेनफोर्समेंट ये रहता है क्योंकि टॉफी मिल रही है, और ये कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसको पता है हर दो इतने क्वेश्चन पे मुझे लाइन को टॉफी मिलेगी, तो काम ही क्यों करना, पता है इसमें मुझे मतलब आगे बढ़ने को बोलेंगे, करेंगे, तो क्यों ही एफर्ट करने, इसे फोकस करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज, चलो इसका आंसर आपने ही करना है, पढ़ देती हूं मैं. सो क्या आएगा, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी ऑफ ए साइंस ऑफ कॉन्शियस. एक्सेप्ट बोला है, बाकी सारे कॉन्शियसनेस पे फोकस करते हैं, एक नहीं करता इनमें से, कौन सा सोचो. तो स्ट्रक्चरलिज्म, राइट, और विलियम वुडेंट है फादर. फंक्शनलिज्म के आपके आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं फंक्शनलिज्म के, जेम्स. इनकी बुक का भी आता है क्वेश्चन. ठीक है, बुक किसने लिखी थी, कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट करना, बिहेवियरिज्म, बिहेवियर को चेंज करना, वॉटसन आ गया. नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी. ये भी काफी ज्यादा आता है, पिछले देखो 2023 जून में भी आया है, दिसंबर में भी आया, सेम क्वेश्चन. सो तो हो सकता है, माना सोचो आप 10 पेपर ऐसे कर लो डिटेल में, 10 क्वेश्चन में से 10 पेपरों में से एक एक क्वेश्चन हर पेपर का आ गया, तो कितना लकी होगा, 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे सही हो गए बिना कुछ किए. ठीक है, सो एल्बर्ट बेंडूरा. ठीक है, क्या आ जाएगा, एल्बर्ट बेंडूरा. फिर बात करें मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, किसने बोला था, तो जिसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक. स्टर ने आईक्यू का नाम बोला था, आईक्यू के बारे में. थर्स्टन ने अभी हमने किया ग्रुप फैक्टर थ्योरी. फिर बिनेट ने
यूनिफैक्टर थ्योरी और फर्स्ट टाइम आईक्यू के बारे में बोला था, इंटेलिजेंस टेस्ट होना चाहिए, इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट, आर्किटेक्ट है कोई बंदा, कोई पर्सन, टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस, आर्किटेक्ट में किस टाइप की इंटेलिजेंस होना नेसेसरी होता है। तो एक आर्किटेक्ट में वो क्या देखता है, ऑब्जर्व करता है एनवायरनमेंट को, ठीक है, तो वो कौन सी टाइप की होगी, स्पेशियल, स्पेस से रिलेटेड कर रहा है तो स्पेशियल। अच्छा, पूछा जाए मैथमेटिक्स के लिए या इकोनॉमिक वाले के लिए क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज के लिए कैसे होती है, मतलब लिंग्विस्टिक, और एक आती है इंटरपर्सनल और आती है इंट्रापर्सनल। जब जब एक पर्सन दूसरे की फीलिंग को समझ लेता है तो वो किस टाइप में आती है, इंटर या इंट्रा, सोचो वो किसके अंदर आती है, इंटर या इंट्रा। एनी आइडिया, इंटर टाइप की, ठीक है। क्योंकि दूसरों के बारे में समझ रहे हैं, और जब खुद के बारे में समझा तो इंट्रा। तो मेन तो पहले कोई इंसान खुद को समझेगा तभी दूसरों को समझ पाएगा। प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट, मतलब विल क्या है वो, तो इसमें आ जाएगा प्रमोट लर्निंग, ठीक है, रिजल्ट के बारे में बताना, क्योंकि कई बार होता है कि कई डिमोटिवेट भी हो जाता है रिजल्ट देखे और कई मोटिवेट भी होते हैं कि हाँ हमें अच्छा करना है, ठीक है, ये भी रहता है। देखो जब भी कोई किसी कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ हो रहा है, तो ये सोचो नंबर कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, रीजन ढूंढो। तो जब रीजन ढूंढोगे तो मिल जाएगा, याद रखिएगा। एक दिन खुद से पूछो कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे होगा, क्या करूं। तो जब ये 2-4 बार अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आपको राइट आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ ए लर्निंग, जब एक नॉलेज से दूसरे नॉलेज में जा रही है तो वो ट्रांसफर से मिला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मोटिवेशन आर करेक्ट। तो हर टाइम मोटिवेशन देते रहोगे, अपने दिमाग में इतनी सारी चीजें इकट्ठी करती, तो ज्यादा मोटिवेशन का क्या करोगे, चार्ज में डालोगे। तो मोटिवेशन डिपेंड करेगी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सिचुएशन क्या है। अब बेचारा परेशान हो रहा है, बेचारे के घर में कंडीशन खराब है, बीमार है सारे, उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, अब बोले मोटिवेट तो कर सकता है, कर सकता है। अरे भाई उस कंडीशन है कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको देखना है, ध्यान देना है औरों के बारे में। तो इंक्लूड एज ए रिजल्ट ऑफ सम नीड। इन क्वेश्चन को ना एक बार खुद से भी एनालिसिस करना कि इसके अंदर क्या बात की गई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉज ऑफ ए चाइल्ड डेलिक्वेंसी। तो इसमें आ जाएगा बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है, नॉट कॉज मतलब बैलेंस लेवल वो नहीं होगा। इन ए चिल्ड्रन मिसबिहेव इन ए क्लास टाइम, और टीचर्स के साथ भी कर रहे हैं, तो क्या है। तो हम समझेंगे कि बच्चे को हो सकता है कि उसका मन फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ भी है, उसका मूड नहीं कर रहा, तो मैं काउंसिल करेंगे। देखो हर चीज को भी अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, उसके पीछे रीजन होते हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, काउंसिल करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन डी। अब देखो कितने क्वेश्चन सही है, अभी देखो हमने तसल्ली से पढ़े कर लिए तो हो गया, पर पेपर में इतना ज्यादा ठीक है। अच्छा, डेलिक्वेंसी, तो डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि बच्चे में प्रॉब्लम, जैसे कि किसी भी चीज से प्रॉब्लम होगी, मतलब चाहे हेल्थ से रिलेटेड, चाहे माइंड से रिलेटेड, या किसी और की भी मतलब रहती है, तो वो आ जाएगी डेलिक्वेंसी, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो बिहेव अच्छा नहीं करना, बैडली बिहेव करना, मतलब उसके माइंड का स्टेबल स्टेट नहीं होना, ये बोल सकते हैं डेलिक्वेंसी। कोई डिसऑर्डर या माइंड स्टेबल नहीं हो सकता है, वो किसी डिसऑर्डर की वजह से हो, या ऐसे ही मूड खराब हो। तो डेलिक्वेंसी जनरल वर्ड है, ठीक है, जिसको कि अपराधी वर्ड के की या किसी भी मतलब चाइल्ड में मतलब इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो गुस्सा हो सकता है, उसकी नीड फुलफिल नहीं हो रही वो तब गुस्सा हो सकता है, उसके बिहेवियर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स, इस वजह से भी वो गुस्सा हो सकता है।
हाँ, मेन डायरेक्ट वर्ड देखो, डायरेक्ट वर्ड इन्होंने बता दिया क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है, अपराध, वही हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा रहेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि बैलेंस लेवल नहीं है, उसके बेसिस पे ये चीज बताई गई है, ठीक है। तो ये था अच्छी क्लास के बारे में, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, गुड नाइट।